मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। इसके अलावा आज हम कुछ 30 क्वेश्चंस करेंगे। 30 नंबर का ईवीएस आपका आता है। इस 30 में से 15 से 20 नंबर की एनसीईआरटी और नेक्स्ट 15 नंबर, कई बार 12 नंबर, बट हाँ 15 नंबर की एनसीईआरटी ऑलमोस्ट रहती है फिक्स। तो 15-15 का ये पेडागोजी 15 नंबर की और 15 नंबर का आपका ईवीएस जो कि एनसीईआरटी फर्स्ट टू फिफ्थ भी नहीं कहेंगे, थर्ड टू फिफ्थ कहेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में ईवीएस की कोई टेक्स्ट बुक होती नहीं है एनसीईआरटी की अगर हम बात करें। तो स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे, समझेंगे चीजों को। और मैं एकदम चंपू बनी हुई हूँ, बट आपको चंपू से क्या लेना देना, आपको तो पढ़ने से लेना देना है, जो कि हम मस्त पढ़ेंगे ही। ठीक, चलिए आ जाइए स्टार्ट करते हैं। और जादू दिखाएंगे आज आपको, हम अपना जादू का पिटारा लेके आए हैं, ये हम बाद में बताएंगे। चलिए खैर, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मजे से। बहुत रिपीट होते हैं ईवीएस में क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में लिमिटेड चैप्टर्स हैं। आप कहाँ से बना दें, वो अलग बना दें दुनिया से, नहीं बनाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट पेड बैच में पेडागोजी कब स्टार्ट, मैथ एंड इंग्लिश हो जाएगी। आई थिंक उदय सर से बात हो गई है, तो वो हो जाएगी एक दिन में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, आप पोल भी आपके सामने है, पोल में जवाब देंगे। क्वेश्चन है, कुडुक इज द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द पीपल। मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगी कितनी बार रिपीट हुआ है ना। कुडुक, इस पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, एनसीईआरटी में हम पढ़ते भी हैं। कुडुक क्या है, लैंग्वेज है, भाषा है, कहाँ के लोगों की, याद कीजिए जरा, फटाफट से बताइए। अलग अलग जगहों की भाषाओं पे चर्चा हम पहले कर चुके हैं प्रीवियसली, बताइएगा, समझेंगे चीजों को। इससे पहले कि याद तू आए, हाँ ये फालतू फालतू बातें तो मैं इतनी बढ़िया कर लेती हूँ, ये 90s के गाने मेरे दिमाग से उतरे नहीं है। देखिएगा, अगर हम बात करें, ये अटक क्यों गया, अगर हम बात करें, है ना, लाइक शेयर आप करते रहिएगा, शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। कुडुक की अगर हम बात करें तो कुडुक है झारखंड की भाषा, ना तो ये असम की भाषा है, ना अरुणाचल, ना मिजोरम, ये है क्या, झारखंड की भाषा है। झारखंड में रहने वाले लोग कुडुक भाषा बोलते हैं, ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा पे एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। कभी मिजोरम के डांस पे क्वेश्चन आ जाएगा, चिराओ जो डांस है वहां का, है ना, उस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, देखेंगे। योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स, ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये सीटेट का मन पसंद। वैसे तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं जब आप D2+V वगैरह की तैयारी करते हैं, बट ये सीटेट का आजकल मनपसंद ईवीएस में क्वेश्चन बन गया है कि आपका घर है एक्स पर और आपको जाना है वाई, क्योंकि वाई तो दूर ही मिलेगा। ठीक, तो घर कहाँ है, एक्स, घर है एक्स पर स्थित। ठीक, और योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स, तो पॉइंट एक्स है जहां पर आपका घर लोकेटेड है, निवास है आपका। ठीक, एंड योर स्कूल इज लोकेटेड, स्कूल कहाँ है सरकार, वाई लोकेशन पे। दोनों ऑपोजिट हैं, ऑल्दो योर स्कूल इज जस्ट ऑपोजिट बट यू कैन नॉट गो स्ट्रेट, मतलब ऐसे हैं तो आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको पूरी दुनिया घूम के जाना पड़ेगा, है ना, 7 समुद्र पार करके जाना पड़ेगा स्कूल। तो देखेंगे कैसे कैसे जाएंगे, क्योंकि इनको भेजना नहीं है ना, फिर आपकी रीजनिंग कैसे चेक करेंगे, अगर सीधा स्कूल भेज दिया तो मजा कहाँ आएगा, है ना। तो योर स्कूल इज जस्ट ऑपोजिट बट यू कैन नॉट गो स्ट्रेट बिकॉज ऑफ द बिजी हाईवे, हाईवे है बीच में। सो यू फर्स्ट गो 100 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो आप मान लीजिए खुद को यहाँ एक्स पे खड़े हुए हैं और आप अब क्या जाएंगे, अब ऑपोजिट तो जा नहीं सकते, ऑपोजिट इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो आप जाएंगे नॉर्थ में। नॉर्थ हमें पता है ऊपर होता है, बेसिक दिशाओं का ज्ञान हमें है। ठीक, नॉर्थ ऊपर है, 100 मीटर चले गए दौड़ लगाते हुए, और फिर उसके बाद क्या हुआ, देन क्रॉस अ 75 मीटर लॉन्ग सबवे विच इज ड्यू वेस्ट। तो वेस्ट में, पश्चिम में क्या है, पश्चिम में बोलते हैं ना वेस्ट को, पश्चिम में क्या है आपका, 75 मीटर आप वॉक किए, तो इधर ईस्ट होगा, हम जाएंगे वेस्ट की तरफ। यहां से वेस्ट में गए कितना, 75 मीटर, 75 मीटर वेस्ट में चले गए हम। ठीक, फिर अब क्या करें, फाइनली रीच योर स्कूल एट वाई विच इज 100 मीटर ड्यू साउथ। अब यहां से आप 100 मीटर गए साउथ में, साउथ मतलब नीचे ही जाएंगे। ठीक, तो आप पहुंच गए वाई पे, 100 मीटर, क्योंकि 100 मीटर ही यहां गए थे, 100 मीटर ही यहां गए थे। अब ये कह रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू योर स्कूल वाई से आपका घर किधर है। इन्होंने अगर ये पूछा होता कि एक्स से किस साइड है तो आंसर चेंज हो जाता। इन्होंने पूछा वाई से एक्स कहां है, यानी आपके स्कूल से घर किधर है, तो भैया ये तो ईस्ट हो गया, इधर तो ईस्ट ही है ना डायरेक्शन, अगर हम ऐसे देखें तो ईस्ट है। कितने मीटर होगा, ये 75 मीटर का गैप है बीच में, तो 75 मीटर ड्यू ईस्ट। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दर्द, कोई समस्या, कहीं कोई दर्द हो क्या। कोई कह रहा है आप मैथ्स और रीजनिंग में पढ़ाओ, जमाने हो गए यार मैथ्स मुझे पढ़े हुए, अब तो ऐसी बातें करो ही मत, ये थोड़ा बहुत काम चल जाता है, इतना आता है या चल जाता है, कुछ भी कह लो। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 75 मीटर ड्यू ईस्ट, यानी पूर्व की तरफ
आपको जाना है 75 मीटर। ये बेसिक ज्ञान हमारे दिमाग में होना चाहिए कि ये नॉर्थ होता है जिसको हम उत्तर कहते हैं, साउथ जिसको हम दक्षिण कहते हैं, ईस्ट यानी पूर्व और वेस्ट यानी पश्चिम। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, और ये इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट फिर साउथ ईस्ट, ये सब छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक और ऐसा ही गणित का सवाल कह लीजिए आप इसको, या टाइम टेबल वाला सवाल कह लीजिए, डिस्टेंस वाला सवाल कह लीजिए, जो कि आता ही है। क्या कह रहे हैं? अच्छा, इनको, मेरी वॉच को मेरी ही साउंड जो है बहुत ज्यादा डेसिबल पे लग रही है, तो बताओ हद हो गई, मतलब क्या ही करें अब। देखिएगा एक बार फटाफट से बताइए, डीएलएड की हूं और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है, क्या पेपर 2 भर दो तबस्सुम, क्योंकि कई बार कई जगह पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया होते हैं, तो उस केस में आप भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पेपर 1 पेपर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और जवाब दीजिए। आ ट्रेन एक रेलगाड़ी है, स्टार्टेड फ्रॉम नागरकोइल से शुरू हुई 5 जून 2020 को, अब से 2 साल पहले, सुबह के 4:15 पे। भाई 24 आवर टाइम फॉर्मेट जो है इनका होता है 24 घंटे वाला, जिसमें 12 के बाद 1 नहीं बजता, 12 के बाद 13 बजते हैं। ठीक, तो ये जो बात है हमारी सुबह के 4 बजे, भाई सिंपल है ना, 24 आवर फॉर्मेट में 4:15 लिखा है, यानी सुबह के ही 4 होंगे। तो ये सुबह के 4 बजे गाड़ी चलती है एंड रीच्ड गांधीधाम, जो कि गुजरात में है, हमने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी में। तो गांधीधाम पहुंचती है कब? 7 जून को, यानी 2 दिन बाद। कब? सुबह के 3:15 बजे, यानी कि वो पूरा राउंड फिगर नहीं हुआ, तो 5 जून से चली 6 जून तक, सुबह 4:15 बजे तक, 24 घंटे हो गए। 6 जून से 7 तक चली, सुबह 4:15 की जगह 3:15 तक गई, तो 48 घंटे में 1 घंटा कम है, बस 47 घंटे चली गाड़ी आपकी। और कितने डिस्टेंस कितना कवर किया? 2640 किलोमीटर। तो टीडीएस से हम याद करके रखते हैं, और वो टीडीएस क्या है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो अगर हम बात करते, उल्टा कर दिया शायद मैंने, टाइम को नीचे रखेंगे, डीटीएस होता है जो भी है, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या है? 2640 और घंटे लगे हैं हमारे 47, इतना हमें पता है। तो ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो गया। एसडीटी होता था जिसको हम याद करते थे, तो स्पीड हमें पता लग जाएगी कितनी रही होगी। ठीक है, एसडीटी, टीडीएस नहीं एसडीटी। तो अगर हम बात करें स्पीड निकालेंगे, यहां हम देख रहे हैं सब में 5 है, यानी अगर हमें 47 का टेबल नहीं आता होगा, ऐसा मैं मान ही लेती हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं आता, बट मेरे में इतना कॉमन सेंस है कि हमें पता होगा कि भैया 5 जा ही होगा, ये है ना, पंजे ही होगा। तो 47 पंजे अगर हम करेंगे तो 234 और समथिंग निकल करके आ जाएगा, और फिर उसके बाद हम इन में से जो मन करे आपका। बट जब आप 47 5 जा करेंगे तो 234 और समथिंग आएगा, उसके बाद ये 290 बच जाएगा जब कट करेंगे, यानी 29 बचेगा। और 290 का मतलब है कि हमें 6 पे ही जाना पड़ेगा, 4 पे नहीं जा सकते, 2 पे नहीं जा सकते, क्योंकि 47 पंजे में हमने क्या किया था? 234 लगे थे, तो हमें उससे ज्यादा ही चाहिए। तो ये कॉमन सेंस है कि 6 ही आएगा इसके बाद। तो ये 56 पॉइंट समथिंग आ रहा था, मैंने कैलकुलेट करके देखा था जब, तो आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन। ये तो बेसिक गणित है, बेसिक। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब इस तरह का कोई और सवाल मेरे ख्याल में नहीं है, ये सेट जब मैं देख रही थी। बताइएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर है 4, मजेदार क्वेश्चंस। द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ बिहार, बिहार के लोगों के लिए मस्त मौसम कब होता है मधुमक्खी पालन का, बी कीपिंग का? बताइएगा। ये भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है, हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग हर बार या पता नहीं कितनी बार, जब से मैंने सीटेट देना शुरू किया था बचपन में, 2014-15 की बात है, 14 में फर्स्ट ईयर में दे दिया था, हाँ, तब से आज तक ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है टाइम एंड अगेन। ठीक है जी, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, नहीं हो तो भी बता सकते हैं आप, बट अभी तो आपको जवाब देना पड़ेगा। 2018 में कंप्लीट हुआ है, क्या कंप्लीट हुआ है? ग्रेजुएशन। डीएलएड 2017-19 का सेशन है, मेरी 6 to 8 वाला पेपर दे सकती हूँ। मतलब आपने बीच में ही शुरू कर दिया था मैडम, तो इस केस में आपके साथ पंगा हो सकता है अफरोजा, है ना, क्योंकि बट अब तो डिग्री डिप्लोमा एक साथ अलाउड है, भर दो यार, भरने में क्या जा रहा है। पहले से गारंटी तो अभी कोई नहीं दे सकता, बट हाँ आपको एक साथ नहीं करने चाहिए थे, ऐसा कई लोग करते हैं। हम लोग 12,000 लोग जुड़ चुके हैं और लाइक किया है सिर्फ 4,000, 3.9K लोगों ने, तो ये बहुत ही नाइंसाफी है। मेरे आंसू आ गए हैं ये देख के। एससी कैंडिडेट्स के लिए ग्रेजुएशन में 5% रिलैक्सेशन है क्या? मैंने बीएड किया है, हाँ होगा। और देख लो एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं, इतनी बात है, आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, अब और बातें नहीं करेंगे। तो इसका सिंपल आंसर है अक्टूबर टू
दिसंबर। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं अपनी मर्जी से बना करके नहीं बता रही हूँ। ठीक, तो एनसीईआरटी की समरी अगर आपने चैनल पे नहीं देखी है लेट्स लर्न पे तो देख लीजिए, अदरवाइज मैं कुछ बड़े बड़े सेशन लगा करके 1-2 दिन बाद से आपकी एनसीईआरटी ईवीएस की हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी 1-1, 2-2 सेशन में निपटा देंगे सब। ठीक, तो अक्टूबर टू दिसंबर है इसका सही समय। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देख लीजिए आपने कितने % लोगों ने सही उत्तर दिया। एक बहुत ही प्यारा आंसर जिसके लिए हम ये डब्बा लेकर के आए थे, आई मीन पैकेट, कवर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। ठीक, पाउच है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वेलक्रो इज यूज्ड टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। हु अमंग द फॉलोइंग गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर टू मेक वेलक्रो। यानी कि वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया। आपको याद होगा एक चैप्टर है एनसीईआरटी में जिसमें बात क्या होती है, जिसमें बात ये होती है कि आप कुछ तो एक जगह से दूसरी जगह चिपक के फर के थ्रू, जानवरों के, इस तरह की एक स्टोरी है ना। तो वो उससे आइडिया आया एक व्यक्ति को जिनका नाम जॉर्ज मेस्टल था। आंसर मिल गया होगा आपको अब तक। तो जॉर्ज मेस्टल को आइडिया आया, उन्होंने उनको स्टिक करके एक ऐसी चीज बनाने का प्रयास किया जिसको हम बेल्ट्स में, जो हम सैंडल्स बोलते थे जिनको आजकल हम और कुछ भी बोलने लग गए थे, और इस तरह के चीजों में चीजों को आपस में चिपकाने के लिए वेलक्रो का यूज करते हैं। ये वेलक्रो है, आवाज करता है, बहुत इरिटेटिंग है ना, चिपक जाता है एक दूसरे से। तो ये है वेलक्रो आपका, देख पा रहे होंगे आप, नहीं देख पा रहे हैं तो देख लीजिए, इससे ज्यादा पास हम आकर के नहीं दिखा पाएंगे। खैर छोड़ दीजिए इस बात को, ये माइक रखने के लिए है तो माइक इसमें से गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि जॉर्ज मेस्ट्रल की बदौलत हमें क्या मिल गया था, वेलक्रो मिल गया था, तो हमने इसको ऐसे चिपका दिया। ठीक, आप अपने टूटे हुए दिल को नहीं चिपका पाएंगे, ये बहुत ही विडंबना है, वेलक्रो वहां यूज नहीं हो पाएगा। देखिएगा, अगर हम बात करें तो ये जॉर्ज मेस्ट्रल का जवाब होगा इसका सही आंसर। एनसीईआरटी में इन पे स्टोरी है कि कैसे इन्होंने देखा नेचर में जो कुछ बीज हैं वो स्टिक कर जाते हैं, इस तरह की एक स्टोरी है। ये जॉर्ज मेंडल जो हैं वो मटर वाले हैं, है ना, फादर ऑफ हेरिडिटी कहते हैं इनको। रोनाल्ड रॉस वो मच्छर वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने मलेरिया के बारे में पता लगाया था। एनसीईआरटी में कहानी है इनकी। इजाक एसिमोव पे हमारा कोई फोकस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जॉर्ज मेस्ट्रल, चलिए सी ऑप्शन वाज द राइट आंसर। वेलक्रो याद रखिएगा, क्वेश्चन इस पे दोबारा पूछा है, इससे पहले भी आ चुका है आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमें पता है जब से मैप पे 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं, आज से नहीं जमानों से आते हैं मैप, और एक आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन, और एक आपका मैपिंग स्किल से रिलेटेड आता है वो भी। ठीक, तो ये मैप वाला क्वेश्चन आता ही आता है कि इंडिया में कितने स्टेट है, कहाँ कौन सी डायरेक्शन की बात पूछेगा कि अच्छा ये नॉर्थ में है, साउथ में है, नेबरिंग स्टेट्स कौन से हैं। तो मैप अपने घर में लगा लीजिए, दिल में लगा लीजिए, सामने स्क्रीन पे लगा लीजिए, फोन पे लगा लीजिए, ताकि मैप में दिखता रहे कि जम्मू एंड कश्मीर के बराबर में ये है, पंजाब यहाँ है, उत्तराखंड यहाँ है, तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा। तो अगर हम बात करें तो भारत में कौन सा भारत का संघ या केंद्र शासित प्रदेश है, बताइएगा। आज लाइव देख रही हूँ बहुत टाइम के बाद, बेबी हुआ है तब से टाइम नहीं मिला। आकांक्षा आप बहुत बढ़िया करोगे जीवन में, मुझे याद हुआ आप पहले बहुत कमेंट करते थे, ठीक है ना, बहुत अच्छा करोगे। होपफुली आपका जो बच्चा है वो हेल्दी हो, देखिएगा, और आपसे इंस्पायर्ड रहेगा ही क्योंकि आप इतनी मेहनती हैं। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं यूटी की, तो इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश जी नहीं, मणिपुर नहीं, मेघालय नहीं, ये सब स्टेट्स हैं। यूटी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है, पहले नहीं हुआ करता था, अभी जब ये बाइफर्केशन और ये सारी चीजें हुई तब जाकर के जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये यूटी बन गए, ठीक है ना। तो उस केस में ये हमें याद रखना है कि भारत में 28 प्रदेश हैं, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक, जहां पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही काम करती हैं। तो 8 यूटीज हैं, 28 स्टेट्स हैं, जिसमें लेह हुआ या लद्दाख हुआ, जम्मू एंड कश्मीर हुआ, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, दमन एंड दीव, नागर हवेली जो भी है वो सब है, ठीक। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये आंसर इसमें डी ऑप्शन था, क्योंकि ये जो चेंजेस हुए हैं उसके बाद से इस तरह के क्वेश्चन इन्होंने और पूछे हैं ताकि आप कंफ्यूज हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री हैज माइंस ऑफ एल्यूमिनियम। देखिए एल्यूमिनियम को बहुत प्यार करते हैं कौन, सीटेट वाले या सीबीएसई वाले। तो ये एल्यूमिनियम पे हर बार एक क्वेश्चन डाल देते हैं, कभी कि ये एल्यूमिनियम किसका मिक्सचर है, हाँ दादर नगर हवेली, बिल्कुल। तो अगर हम बात करें कि ये किसका मिक्सचर है,
कौन सा किस धातु से मिलकर बना है एल्यूमिनियम, कहाँ पाया जाता है, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होता है, एनसीईआरटी में आपको रेयर ही मिल पाएगा। ठीक, तो इस केस में ये आपको थोड़ा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो या फिर एल्यूमिनियम के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक, तो एल्यूमिनियम कहाँ मिलेगा, माइंस कहाँ पे मिलेंगी, असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, जी नहीं, ओडिशा। और ओडिशा में 51% यानी हाफ जितना टोटल कंट्री में मिलता है उसका आधा ओडिशा में मिल जाता है, बॉक्साइट बेसिकली। और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, बॉक्साइट की एक ओर होती है, तो ये बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम निकाल लेते हैं। तो ये बेसिकली उड़ीसा में मिलता है लगभग 50% से भी ज्यादा। ठीक है ना, तो ये बेसिक बात हो गई। आगे बढ़ेंगे, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये याद रखने वाली चीज है, इसमें हम समझने जैसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है ना, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, MF लिख लीजिए, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सीटेट। ब्रेल से इतना प्यार है इनको, ये CDP से भी रिलेटेड है और यहां से भी। ब्रेल स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। इन ब्रेल स्क्रिप्ट रोज ऑफ रेज्ड डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर, दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन। यानी कि जब हम ब्रेल लिपि की बात कर रहे हैं तो ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ऐसे डॉट छेद कर करके इस तरह से बनाए जाते हैं, वो डॉटेड होते हैं, जिनको आप, वो बच्चा जो विजुअली इंपेयर्ड है या ब्लाइंड है, जिसको दिख नहीं सकता है या कम दिख पाता है, वो टच करके या फील करके पढ़ सके। तो ये कितने डॉट पे बेस्ड होती है, वो जो डॉट्स हैं जो उभार करके बनाए गए हैं, वो कितने डॉट्स होते हैं, नंबर ऑफ डॉट्स, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। तो ये जो रोज हैं उनमें डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर, दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन, कितने डॉट्स पर बेस्ड है। तो कई लोग इसका आंसर 8 कर देते हैं, बट वो गलत हो जाएगा, 6 डॉट्स बेस्ड है, ऐसी कुछ ये दिखती है ना। और इन 6 डॉट्स का ही यूज करके लेटर्स फॉर्म किए जाएंगे, मान लीजिए ए बनाना है, जो भी उस भाषा में बनाना है। और इसका जो इजाद किया, ब्रेल लिपि को जो इन्वेंट किया, वो एक व्यक्ति थे, बेसिकली 15 साल के बच्चे थे, लुई ब्रेल। अपने फादर के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ खेलते खेलते इनकी आंखों को नुकसान पहुंच गया था, तो ये ब्लाइंड हो गए थे, और ये फ्रांस से थे, पेरिस में। इन्होंने इसको इजाद किया 1824 में, जब ये 15 साल के थे, और बाद में इन्होंने एक बुक भी लिखी इस पे बेस्ड 5 साल बाद, 1829 में। बट इतना हमें डिटेल में क्यों ही जाना है, एनसीईआरटी में इनकी कहानी पूरी दी हुई है। नोट्स में कब दे रही हूँ, अगले 3 दिन के अंदर अंदर नोट्स आपके सामने ऐसे प्रस्तुत होंगे। ठीक है, काम चल रहा है नोट्स पे। तो 6 डॉट्स यानी 6 डॉट्स बेस्ड है, लुई ब्रेल ने दी थी, लुइस ब्रेल भी कह सकते हैं आप भारतवर्ष में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, प्यारा सा सवाल है, क्या कहता है, मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो यूनियन, यूनियन है, ये पेपर में भी यही दिया हुआ था, मैं बड़ी शॉक हुई थी ये देख के। अनियन क्रॉप होगा, ये ओ होगा, ये यू टाइप हो गया। सीटेट वालों से भी ऐसी टाइप हुआ है, हमारे टाइपिस्ट जी की इसमें कोई गलती नहीं है। इस बार सीटेट ने टाइपिंग मिस्टेक भर भर के की है ना। उन्होंने कहा पेपर भी तुम दो, पढ़ के भी तुम आओ, और गलती हम करें तो उसका भी ध्यान तुम ही रखो। कौन, एस्पिरेंट्स, है ना। खैर, तो मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो अनियन क्रॉप्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच दीज स्टेप्स आर गिवन करेक्ट ऑर्डर, इन करेक्ट ऑर्डर। तो इस केस में आपको हिंदी में पढ़ लेना चाहिए अगर आपको इस तरह की कंफ्यूजन हो कि प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों में विचार कीजिए कौन सा क्रम सही होगा प्याज उगाने के लिए। कभी उगाई है प्याज, है ना, सुबह से ना प्याज बिकी है ना आलू, कौन सा है, कोई तो मूवी ना वेलकम, उसका बड़ा डायलॉग फेमस है, कांदा या कुछ तो बोलते हैं लोग मुंबई में। चलो खैर, हमें तो स्टेप से मतलब है, किसी ने खेती की हो, खेती करते हुए देखी हो, तो ये कॉमन सेंस वाले स्टेप्स हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने प्याज उगाई होगी तभी आपको पता होगा, या रट्टे लगाए होंगे तब पता होगा। समझते हैं। डिगिंग टू लूजन द सॉइल, यानी मृदा को खोदकर नरम बनाना पहला स्टेप होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि आप मृदा को खोदकर नरम बनाएंगे। भाई पहले डिग तो करेंगे ना, कुछ भी अगर उसमें उगाना है तो आप उससे पहले डिग करेंगे। खेत भी क्या करते हैं, डिग किया जाता है, या नॉर्मल जुताई बोलते हैं वेस्टर्न यूपी में, तो पहले डिगिंग होगी। ठीक है। कटिंग द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियन, यानी प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। ये ऐसा नहीं हो गया कि नींव बनाई नहीं और 4th फ्लोर पर डायरेक्ट पहुंच गए, है ना, कि 4th फ्लोर डायरेक्ट बना दिया और नींव नहीं है, तो ये तो बेकार की बात होगी। पहले अनियन बड़ी तो हो, उगाई तो जाए, तब तो उनको अलग करोगे ड्राइड लीव्स से, तो ये तो हवा की बातें हो गई, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। सोइंग ऑफ सीड्स, हाँ, जब आपने ये मिट्टी को खोदा था उसके बाद आप क्या करेंगे, बीज बोएंगे, तब तो काट पाएंगे। ठीक, तो सेकंड स्टेप हो गया। वीडिंग, जो भी एक्स्ट्रा फसल है उसको हटा देंगे, तो ये फसल नहीं, बेसिकली खरपतवार जिसको बोलते हैं, वो जो घास फालतू की उगाती है, तो ये थर्ड स्टेप हो गया। प्लकिंग द अनियन आउट, ये 4th स्टेप हो गया। हाँ भैया निकालेंगे, फिर उसके बाद कहीं जाके हम ये कट करेंगे, जो उसके ऊपर का होता है ना, प्याज कभी देखी हो तो ऊपर से हटाना होता है। ठीक,
तो ये कहानी सही है। फर्स्ट स्टेप हमारा ए ही रहेगा, सब में ए है, कैसे पहचाने। सेकेंड स्टेप हमारा सी है, तो सी, ये दोनों ऑप्शन हट गए, यहाँ पे भी है ए में और सी में भी है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप हमने कौन सा समझा था, वीडिंग, तो डी कहाँ है, यहाँ है, तो आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन। ठीक, आप थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं पेपर में, मुझे तो मजे लेकर के करना है ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें, ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है देयर इज अ प्लेस इन आवर कंट्री कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। ये भी क्या है, एमएफ है। एमएफ बोले तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है किसका, सीटेट का। क्यों, क्योंकि ये कोल्ड डेजर्ट इतनी बार पूछ चुका है कि अब तो सपने में भी कोल्ड डेजर्ट आता है ना। वैसे भी कोई हरी भरी जिंदगी है नहीं, तो कोल्ड डेजर्ट आता है सपने में भी। दिस एरिया इज हाई, ड्राई एंड फ्लैट, यानी एक तो ये ऊंचाई पर है, ड्राई है मतलब सूखा है, और फ्लैट है, ठीक, और कोल्ड भी है, तभी तो कोल्ड डेजर्ट कह रहे हैं ना हम। तो इस केस में हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। लेह लद्दाख, क्या है ये, लद्दाख। दार्जिलिंग कहां से सूखा है, इतनी बारिश होती है, शिलोंग मेघालय बारिश होती है भर भर के, कहां से सूखा है ये, शिमला चले जाओ कभी, मिलेगी बारिश, बर्फ सब मिल जाएगा। लेह लद्दाख जो है वो सूखा है, कोल्ड डेजर्ट इसीलिए कहते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और फिर बताइएगा कि क्या विचार हैं आपके इस सवाल के बारे में। एक क्वेश्चन ये जड़ों पे भी आता ही है कि किन में बीज होते हैं, किन फलों में या सब्जियों में, किन में नहीं होते हैं, ठीक। अफरोजा क्या पूछ रहे हो, 2021 में पेपर 1 क्लियर किया था, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड कैटेगरी दिया था, कहीं पर प्राइमरी लेवल पे अप्लाई करना समय है, डीएलएड एंड सीटेट क्वालिफाई दे सकती हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप जहां पे डीएलएड दिखाओगे वहां ग्रेजुएशन क्यों दिखाओगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। 2021 में किया था तो नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लगता है आप लोग काश मेरे सामने होते, कई बार पढ़ के मुझे ही अपनी मर्जी से सेंस बनाना पड़ता है क्या कैसे लिखा है, इतने खतरनाक तरीके से लिखते हो कई बार। तो बताओ फटाफट से, जल्दी बताइएगा, इससे पहले कि आप गलत जवाब दें मैं इधर आ जाती हूँ। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रूट्स, कुछ फल दिए हैं, एंड वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियां दिए हैं, सेलेक्ट दोज विच हैव सीड्स इनसाइड, उनको सेलेक्ट करना है जिनमें बीज पाए जाते हैं। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना। एनवायरमेंट में आसपास फल सब्जियां ये सब तो देखी ही होंगी, है ना, या नहीं। तो बिटर गर्ड, उसके अलावा ककम्बर, फिर चीकू, लेडी फिंगर, अनियन, पियर और पोटैटो और टोमेटो। अच्छा जी, ठीक है। इनमें से किस किस में बीज पाए जाते हैं? अनियन में तो बीज नहीं पाए जाते मेरी नजर में, ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है खाना या सब्जी बनाने का, बट इतना मैं कह सकती हूँ। चीकू में भी पाए जाते हैं, खाते समय आते हैं। पोटैटो में भी कौन से बीज होते हैं, हमने तो नहीं देखे आज तक, ठीक। इसमें पेयर में पाए जाएंगे, नाशपाती में मिलेंगे, खीरा, करेला, चीकू, भिंडी। ऐसा लग रहा है हम सब्जी मंडी आ गए हों। तो यहाँ पे अगर हम आलू को हटा दें और प्याज को हटा दें तो सब में बीज मिल जाएंगे। तो जहां पे भी आलू और प्याज है उसको हम हटा देंगे। अनियन, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कहीं प्याज दिख रही हो किसी को, आलू दिख रहा हो, ये पोटैटो है तो ये ऑप्शन भी हट गया। बिटर गार्ड, ककम्बर, चीकू, लेडी फिंगर, पेयर और टोमेटो सही लग रहा है। यहाँ पे पोटैटो है, पोटैटो और अनियन जहां भी होगा वो ऑप्शन हम हटा देंगे क्योंकि उनमें बीज नहीं पाए जाते। तो सी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर। तो ये तरीका है कि हम एलिमिनेट करके बहुत सारे आंसर्स तक पहुंच सकते हैं, है ना। एलिमिनेट करके बहुत सारे आंसर्स तक पहुंच सकते हैं कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। कोई कह रहा है 9 का ए होगा, हमने क्या बताया, हमने ई बताया, सही तो बताया, ए ही तो बताया था सरकार, या नहीं? स्टेप में गड़बड़ कर दी थी क्या? डिगिंग द, हाँ ठीक है, तो ए ही बताया था ना इसमें, ACDEB। हाँ, डिगिंग, सोइंग, प्लकिंग। अच्छा ओके ओके, प्लक करके उसके बाद ये करेंगे ना, ठीक है ए कर लेना यार इसको, ठीक है। इससे पहले कि आप लोग नाराज हो जाएं तो इसको आप ए कर लीजिएगा, है ना। चलें आगे बढ़े, या हो सकता है किसी ने गलत लिख दिया हो, वो अपनी मर्जी से कह रहा हो। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा, 12 पे चलेंगे। देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर, शानदार, जबरदस्त। इतने सुपर चैट करके क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, मुझे लग रहा है पता नहीं कितनी समस्या में हो, है ना। मैं ये क्वेश्चन आंसर का ही सेशन रख दूंगी ईवीएस छोड़ के। अच्छा प्रीति ने कुछ पूछा ही नहीं है, ऐसे ही पैसे लुटा रही हैं। चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद। बाय वाइट टाइगर टीम, कौन है इंसान, कहाँ से आते हैं ये लोग? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लुक लाइक अ बेयर, यानी एक भालू की तरह नजर आता है बट भालू नहीं है, समझिएगा भालू नहीं है, ठीक है। गंगाधर शक्तिमान यहाँ नहीं है।
दिस एनिमल स्पेंड 17 आवर्स अ डे। 17 घंटे सोते हैं भाई साहब 24 घंटे में से। देख रहे हो जिंदगी, मजे हैं। While hanging upside down on a tree branch and eats the leaves of the same tree। अपसाइड डाउन यानी उल्टे सोते हैं, है ना, स्वैग है। तो उल्टे सोते हैं, भालू जैसे दिखते हैं, भालू है नहीं। 17 घंटे सोते हैं 24 घंटे में से। जिस ब्रांच पे हम सोते हैं उसी की ब्रांच खा जाते हैं, जिस ट्री पे सोते हैं। याद आ रही है कुछ कहानी? एनसीईआरटी में बहुत बार पढ़ी है, बहुत बार पूछा जा चुका है इस पे क्वेश्चन। ये भी एमएफ की कैटेगरी में आएगा, यानी मोस्ट फेवरेट। ठीक। एंड ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री। ठीक है। द एवरेज लाइफ ऑफ दिस एनिमल, भैया 40 साल जी रहे हैं, थोड़ा बहुत भी नहीं। और लगभग मुझे याद आ रहा है कि 5 साल तक एक पेड़ पे रहते हैं, तो कुछ 8 पेड़ में जिंदगी निकल जाती है। आप सोचते हैं दुनिया घूमेंगे आप, हैं? तो ये स्लॉथ हैं। इनका नाम क्या है? स्लॉथ है। पांडा नहीं है, ये स्लॉथ है। ठीक, स्लॉथ कह लीजिए आप इनको। ना ये चिंपैंजी है, ना ये लंगूर है, ना ये पांडा है, ये है स्लॉथ भाई साहब। तो सिंपल सी बात, डी ऑप्शन सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। 13 देखिएगा एक बार, इसमें मैच मेकिंग करनी है। मैच मेकिंग वो वाली नहीं, कॉलम 1 से कॉलम 2 की मैच मेकिंग करनी है, 2 लोगों की नहीं। ठीक। मैच द लोकेशंस इन कॉलम 1। एक तरफ दी हुई है लोकेशंस और दूसरी तरफ दिए हुए हैं क्या? हाउसेस। तो ये किस लोकेशन पे कैसे घर मिलते हैं वो आपको पहचानना है। एनसीईआरटी में ये सारी कहानियां गिवन हैं। अगर आप भूल गए हैं तो हम जल्दी ही एक सेशन रखेंगे जिसमें सारी एनसीईआरटी निपटा लेंगे। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे या 100 घंटे, समय की हमारे पास कोई कमी नहीं है, है ना। अभी हमारे पास जीवन बाकी है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक, चलिएगा, बताइएगा आंसर। 18,000 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं और लाइक कितने लोगों ने किया? 9,000 लोगों ने। क्या 50% लोग ऐसे ही मजे करने आते हैं? क्या कोई कहेगा हाँ आते हैं, आपसे मतलब है? मुझे पता नहीं क्या हो जाता है रात तक आते आते। चलो एक बार आंसर भी अटक के क्यों चल रहा है भाई? अटक के क्यों चल रहा है? आंसर करो फटाफट से, वो भी पोल में। देखूं कितने % लोग सही उत्तर दे रहे हैं। पता नहीं कितने % लोग दे रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता। लॉगिन ही नहीं किया, नया फोन है, लॉगिन नहीं किया। चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो असम में घर कैसे होते हैं याद कीजिए। मेरी प्यारी प्यारी मेमोरी स्मृति ये कह रही है कि असम के घर 3.5 मीटर ऊंचे बनते हैं जमीन से, यानी कुछ 11 फीट ऊंचे बनते हैं, क्योंकि वहां बारिश बहुत होती है। बच्चे, जो पहला ही चैप्टर है आपका गोइंग टू स्कूल एनसीईआरटी 3rd क्लास का, तो वहां पे बच्चे जो हैं वो बैम्बू के ब्रिज से और पता नहीं कैसे कैसे जाते हैं, क्योंकि बारिश बहुत होती है। तो असम के घर तो ऊंचाई पे बने होंगे कहीं, एलिवेटेड हाउसेज मेड ऑन बैम्बू पिलर्स। बिल्कुल सही बात है, यानी मिट्टी के घर, कंटीली झाड़ियों से बनी छत होती है। ठीक है, कौन सी भाषा है ये? हाँ, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, 3rd है भैया। बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर, ये बात सही है, जमीन से उठे हुए होते हैं, 3.5 मीटर की ऊंचाई होती है। ठीक है, ये भी बहुत फेवरेट है, इसको भी आप एमएफ की कैटेगरी में डाल सकते हैं। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट का, बहुत बार स्कूल से क्वेश्चन आता ही है, कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, और जगह से भी मतलब लोकेशन से भी, कि कहां पे कैसे घर पाए जाते हैं। और स्कूल तो क्योंकि असम वाला चैप्टर पढ़ा था तो हम समझ जाएंगे। लद्दाख में कैसे घर होंगे? लद्दाख में घर होंगे कैसे? स्लोपिंग नहीं, लद्दाख में कैसे घर होंगे? वो वाले बुशेस वाले एंड ऑल। बुशेस, प्रॉपर बुशेस नहीं, वो राजस्थान में होंगे। देखो एक बार, हाउस इज मेड ऑफ स्टोन्स एंड वुडन फ्लोर, ये हमें याद है। और नीचे वाले फ्लोर पे लोग जानवर वगैरह रखते थे, ये भी हमें याद है। बी का 2 होगा। क्या होगा? बी का 2। तो बी का 2 तो भैया सिर्फ सी ऑप्शन नहीं है। अब आगे क्यों चेक करें, हमें तो मिल गया अपना आंसर, है ना। तो ये तरीका है, फंडा है, एलिमिनेट करके आप निकाल सकते हैं, क्योंकि बी का सेकंड कहीं नहीं है किसी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन में ही है। हालांकि फिर भी चेक कर लेंगे, मनाली में होते हैं स्लोपिंग रूफ्स, आप तो जाते ही रहते होंगे घूमने, है ना। तो ये जो है, जो घर है, ये कॉलम इधर उधर कहाँ गया हुआ है, पत्थर लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर, थोड़े स्लोप वाले घर होते हैं मनाली में, क्योंकि बारिश वगैरह भी है। ठीक, राजस्थान ऑफ कोर्स, यहाँ पे इग्लू तो नहीं पाए जाएंगे, बट मड हाउसेस पाए जाएंगे, जिनकी छत पे थॉर्नी बुशेस होंगी, क्योंकि गर्मी भी है तो झाड़ियों की छत होती है कहाँ पे? राजस्थान में। तो उस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 14। देखिएगा, समझेंगे। ये क्वेश्चन भी इनका काफी फेवरेट है, 2 से 3 बार पूछ चुके हैं। आर अर्थ, एक बार तो आंसर भी गलत दे दिया था, अलास्का बता दिया था इन्होंने। मर्जी है इनकी, कैसे भी करें, है ना, क्योंकि अलास्का भी, वो क्वेश्चन फिर इन्होंने घुमा के पूछा होगा, क्योंकि अलास्का भी क्या है? अपसाइड डाउन ही है हमारे इंडिया से, अगर देखा जाए तो। बताइएगा, 9 बजे शुरू होती है जी क्लास, 9 बजे डेली आपको आना है, और हम मजे मस्ती में पढ़ेंगे। जैसे जैसे पेपर आएगा पास, हम स्ट्रेस नहीं लेंगे। आर अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब, यानी हमारी जो धरती है, पृथ्वी है, वो ग्लोब की भांति गोल है। देयर इज एक्चुअली
नो अप और डाउन ऑन दी अर्थ, यानी कोई ऊपर या नीचे नहीं है, गोल बेशक है लेकिन ऊपर और नीचे नहीं है कोई भी जगह, यह सब सापेक्ष है, रिलेटिव है ना, हम रिलेटिव हैं एक दूसरे के, ऐसा नहीं हो सकता कि ये यहां है कंट्री तो ये नीचे हो गया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये गोल है, क्या अर्थ, वी द पीपल ऑफ इंडिया एक्चुअली स्टैंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अपसाइड डाउन इन रिलेशन टू द पीपल ऑफ, यानी हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। देखो बहुत बड़ी हिंट दी है इन्होंने क्या दी है, हिंट दी है, क्या हिंट दी है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया एक्चुअली स्टैंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अपसाइड डाउन इन रिलेशन टू द पीपल ऑफ, यानी हम किसके नीचे की ओर, वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष, यानी पृथ्वी के पृष्ठ पे नीचे खड़े हैं कौन से लोग, जिनके हम सापेक्ष हैं। तो कौन सा देश नीचे हुआ हमसे, मतलब जस्ट नीचे नहीं, अपसाइड डाउन। तो यहां है हमारा ये एशिया या कह लीजिए भारत, और यहां कहीं है आपका ये अर्जेंटीना। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट पड़ जाते हैं, मतलब अपसाइड डाउन पड़ जाएंगे। तो हम कहेंगे कि हम अर्जेंटीना के लोगों के क्या है, अपसाइड डाउन है, रिलेटिव पढ़ेंगे हम। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये जितने भी लोग कह रहे हैं कि आप फीस लेंगे, ये क्लासेस फ्री होंगी, जो हम एक एक दो क्लासेस जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी करने वाले हैं सब फ्री होगा। पेड में मैं सिर्फ सीडीपी पढ़ाती हूँ, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है ईवीएस पढ़ाने की, है ना, ये सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं। अगर हम बात करें, इन ऑर्डर टू गेट मोर यील्ड फ्रॉम हिज फील्ड्स अ फार्मर इज ग्रोइंग पैडी क्रॉप्स ओवर एंड ओवर अगेन यूजिंग एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। एक फार्मर है जो ज्यादा फसल उग जाए या मिल जाए उनको, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, पैडी क्रॉप, यानी सेम फसल बार बार उगा रहे हैं। अब वो कोई भी क्रॉप हो, अगर सेम फसल बार बार उगाई जाए तो एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है बंजर हो जाती है जमीन, मतलब बैरन लैंड हो जाएगी, और ऊपर से बहुत सारे फर्टिलाइजर का भी यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का भी यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सॉइल वो बंजर हो जाएगी। तो मोर यूजफुल फॉर द पैडी क्रॉप्स ओनली, कुछ ऐसा मतलब नहीं है। फर्टाइल हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। प्लफ और सो कर सकते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा, फिट हो जाएगी, नहीं। अल्टीमेटली अनफिट फॉर ग्रोइंग एनी क्रॉप, भाई ज्यादा सेम क्रॉप उगाई अगर उन्होंने, तो फिर कोई भी क्रॉप उगाने लायक वो जमीन बचेगी नहीं, ठीक है ना, बैरन लैंड हो जाएगी, बंजर हो जाएगी जमीन, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, मजा आ रहा है ना, हाँ बस मजा आना चाहिए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि बंजर हो जाएगी जमीन, यानी अनफिट हो जाएगी, किसी भी फसल को उगाने के लायक नहीं बचेगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा सरकार, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करेक्टली रिप्रेजेंट 4 ऑफ द, ये थीम पे भी, इसको भी इंपॉर्टेंट एमएफ में डाल लीजिए, यानी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में, ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करेक्टली रिप्रेजेंट 4 ऑफ द 6 थीम्स। हमें पता है एनसीईआरटी में 6 थीम्स है, या पूरी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं आपकी 3rd to 5th तक की, वो 6 थीम्स पे बेस्ड हैं। वो थीम्स कौन से हैं, रात को सोओगे तो भूल नहीं पाओगे, अभी याद करेंगे अगर आपने पुराने सेशन में नहीं देखा है तो, ठीक। तो 4 ऑफ द 6 थीम्स सजेस्टेड इन द ईवीएस सिलेबस एज पर प्रेस्क्राइब्ड बाय एनसीएफ 2005 ने कुछ टोटल 6 थीम्स दी हैं। अब इन 6 थीम में से कौन सी 4 थीम यहां ऑप्शन में है। प्लांट्स कोई भी मेन थीम नहीं है, सब थीम है, ठीक। एनिमल्स ये भी सब थीम है। फैमिली एंड फूड ये मेन थीम है, मटीरियल अगेन कोई मेन थीम नहीं है। तो इस 6 में से 4 यहां नहीं मिल पाई, सिर्फ फैमिली मिली 6 में से जो है। फैमिली एंड फ्रेंड्स सही है, फूड सही है, वाटर सही है, ट्रेवल सही है। तो यहां पे फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर एंड ट्रेवल, फैमिली एंड फ्रेंड्स एक में ही आते हैं, है ना। तो 4 थीम हमें यहां मिल गई हैं बी ऑप्शन में। थिंग्स वी मेक एंड डू, फूड, मटीरियल्स एंड प्लांट्स, ये मटीरियल्स एंड प्लांट्स जो है ये मेजर थीम में नहीं आते, 6 थीम के अंदर नहीं आते, ये सब थीम है, ठीक, थीम के अंदर वाली थीम है ये। वर्क एंड प्ले भी मेजर थीम नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ बी ऑप्शन बचता है, परिवार और दोस्त, मित्र, भोजन पानी और यात्रा। 6 थीम्स हैं टोटल, अगर आपको वो पता होंगी तो आप आंसर तक हर हालत में पहुंच जाएंगे, चाहे आपसे कुछ भी पूछ ले। ये 6 थीम्स कौन सी हैं भैया एनसीईआरटी में गिवन, सबसे पहले है फैमिली यानी परिवार, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये वैसे हम कॉमर्स में यूज करते थे एंड, बट आप कर लीजिए, अभी क्या ही फर्क पड़ता है, आपको कौन सा पेपर में लिख के आना है। फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी परिवार और मित्र। उसके बाद आपको खाना भी चाहिए, खाएंगे क्या, ठीक, फूड चाहिए। फिर फूड के बाद पानी भी पिएंगे, वाटर भी चाहिए। फिर उसके बाद क्या चाहिए, अब देखो शेल्टर भी चाहिए, कहाँ रहे हैं, पानी पी के थोड़ा ना काम चल जाएगा, खाना खा के थोड़ा ना चल जाएगा, छत चाहिए सर पे, ठीक, शेल्टर भी चाहिए। फिर अब आप कहेंगे यार घर तो हो गया, आप थोड़ा घूमने का प्लान बनाओ, वैष्णो देवी जाते हैं, है ना, ट्रेवल, ठीक। फिर आप 6th में क्या कहेंगे कि अब कुछ काम भी तो चाहिए यार करने को, थिंग्स वी मेक एंड डू, थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक, मेक एंड डू।
हिंदी और इंग्लिश मीडियम पे अटके मत रहिए, ये मत सोचिए हाय रे ये फैमिली लिख दिया इंग्लिश में, कैसे समझूं परिवार कहते हैं, है ना। बेसिक चीजें हैं, आपके पेपर बाइलिंगुअल आता है तो आप चेक कर सकते हैं, बाइलिंगुअली भी आपके समझ में आ जानी चाहिए चीजें। पेपर में कुछ लिख के नहीं, आंसर वही होगा 4 ऑप्शंस में से, बस आपको पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है, ठीक। तो आपको समझ में अगर आ गया होगा आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे। पहला थीम क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसके कुछ सब थीम्स होते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर हमें 6 थीम्स पता होंगे तो हम सब थीम तक पहुंच जाएंगे, समझे कि नहीं। कुल्लू मनाली जाएंगे, अच्छा वैष्णो देवी नहीं जाएंगे, हैं? जोर से बोलो, नहीं बोलेंगे। फूड, फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी परिवार और दोस्त, फिर हमें चाहिए खाना साथ में बैठ के खाने को, फिर हमें फूड के बाद वाटर चाहिए, हालांकि आधे घंटे से पहले नहीं पीना चाहिए बट फिर भी आप पी लीजिएगा, फिर शेल्टर चाहिए रहने को, फिर अब काम नहीं चल रहा, ट्रेवल भी चाहिए, घूमेंगे भी, और थिंग्स वी मेक एंड डू, कुछ तो काम करेंगे भी। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। चिल्ला चिल्ला के घर में सबको बता दीजिए कि हमने 6 थीम्स पढ़ी हैं और इसी पे पूरा सिलेबस आपका बना हुआ है। एनसीईआरटी जितनी भी लिखी गई है इन्हीं 6 थीम्स के अराउंड लिखी गई है, इन्हीं के सब थीम्स को यूज करके और सारी चीजें। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, अभी और भी अच्छे सवाल बाकी हैं। ईवीएस के साथ मजे की बात यह है कि इसकी जो पेडागोजी है, अगर आपने एक सेट सॉल्व कर लिया और ठीक से समझ गए तो वो पेडागोजी सेम ही रहती है, इसमें कोई अंतर नहीं आता। वो 15 नंबर आपके सेट हैं, अगर आप एक सेट भी ढंग से समझ जाएं तो। समझ पाए कि नहीं? हिंदी के गरीबों का मजाक उड़ा रही है मैम आप। ऐसा नहीं है दक्ष, हिंदी हमारी मातृभाषा है। मैं खुद हिंदी मीडियम में पढ़ी हूँ लगभग 10वीं कक्षा तक, ठीक है। ये थोड़ी बहुत मेहनत मैंने भी की है और थोड़ी बहुत मेहनत आप भी करेंगे और साथ में दोनों भाषाओं से सीख जाएंगे। क्योंकि मैं पेडागोजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी वगैरह डिस्कस करती हूँ तो उसकी जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स थी वो सब इंग्लिश में ही थी, तो मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है वो। तो इसलिए मेजर लैंग्वेज जो है, फिर दिल्ली आके इतने साल इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई की, तब बड़ी बैंड बजी। तो हिंदी के गरीब मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, है ना। और इस बात को ऐसे ना लिया जाए, बट समय की दरकार है, जरूरत है, डिमांड है कि हम इतनी इंग्लिश समझ रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ाने जा रहे हैं अगर 5वीं तक के टीचर बनने भी, कि हम बाइलिंगुअल बात समझ तो पाए एटलीस्ट, ठीक है ना। तो ऐसे नेगेटिवली नहीं लेना है किसी बात को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है भाई? ये कहता है व्हाट आर दी गुड प्रैक्टिसेस ऑफ मेकिंग स्टूडेंट्स पोर्टफोलियोज। अब ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा। पोर्टफोलियो पेडागोजी का हिस्सा है, चाहे वो सीडीपी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। पोर्टफोलियो क्या? बच्चे के अच्छे कर्म, अचीवमेंट्स, उसकी कुछ स्पेसिफिक चीजें पोर्टफोलियो में होती है, एक ऐसी फाइल जिसमें आपके सुंदर सुंदर कर्म होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्टिंग वर्क टू बी इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रीजन। देखो पूछा है गुड प्रैक्टिस, ये नहीं पूछा बैड प्रैक्टिस, यानी कौन सी अच्छी बातें हैं पोर्टफोलियो बनाते समय। जब आप बच्चों का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो किन तरीकों का अपनाना अच्छा माना जाएगा। पहला ऑप्शन है सेलेक्टिंग वर्क टू बी इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रीजन, यानी एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, है ना। कि आप स्पेसिफिक काम का चयन कर रहे हैं कि ये चीज पोर्टफोलियो में डाली जाएगी, बच्चे के बारे में विशेष है, तो जो भी विशेष बातें होती हैं वो हम पोर्टफोलियो में डालते हैं, सारी बातें पोर्टफोलियो में नहीं डाली जाती, है ना। आप कोई मूवी भी देखते हैं, मान लीजिए MS धोनी के ऊपर मूवी बनी, तो ऐसा थोड़ी सारी चीजें जीवन की आ गई होंगी, कुछ कुछ घटनाएं, स्पेसिफिक घटनाओं को लिया गया होगा। तो वो पोर्टफोलियो के जैसा है कि स्पेसिफिक घटनाओं को आप लेते हैं, ठीक है। प्रश्न के वक्त आगे से हट जाया करो। बिल्कुल हट जाती हूँ, मेरी आदत हो गई है वो, ऐसे हम टीचिंग ट्रेनिंग में पढ़ते थे ना, ऐसे घूम घूम के चल चल के पढ़ाने की, बट मैं हट जाती हूँ। लो आप कहो दुनिया से जाएं। और बताओ, तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन पढ़ लो, बिल्कुल हट जाती हूँ, मैं साइड हो जाती हूँ। सेलेक्टिंग वर्क टू बी इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन, यानी विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन, कि इन चीजों को पोर्टफोलियो में डालेंगे, इनको नहीं डालेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्टिंग ऑल आइटम्स ऑफ वर्क ऑफ अ स्टूडेंट टू बी पुट इन पोर्टफोलियो, भैया सारी बातें नहीं आती हैं एक बच्चे की पोर्टफोलियो में, फिर वो पोर्टफोलियो नहीं बचा ना। मान लीजिए आप गए एक फोटोग्राफर के पास और आपने कहा एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनवाना है, मॉडलिंग में जाना है, हमें तो मॉडलिंग करनी है। अब जितने भी फोटो उसने लिए वो सब आप भर के ले गए, जबकि आपको अच्छे अच्छे फोटोज लेके जाने थे, है ना, जिसमें आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, बहुत बुरी शक्ल बना रहे हैं, जीभ निकली हुई है, वो भी डाल दिया आपने पोर्टफोलियो में, जबकि आपको स्पेसिफिक आइटम्स डालने थे। तो ये तो हट जाएगा कि सारे आइटम को हम सेलेक्ट नहीं करते पोर्टफोलियो में, स्पेसिफिक आइटम्स आते हैं। मेकिंग चाइल्ड सेलेक्ट हर और हिज वर्क टू बी पुट इन पोर्टफोलियो, यानी बच्चे को भी आप इंक्लूड कर लेंगे जब आप पोर्टफोलियो बना रहे होंगे, तो कुछ उसके भी विचार जान लेंगे। इससे क्या होगा, टीचर और बच्चा दोनों इन्वॉल्व होंगे काम में, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो जाएगी। डी ऑप्शन है कलेक्टिंग रेंज ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है एक दिन आप गए, बच्चे की जो अच्छी बुरी बातें दिखी डाल दिया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो जो चीजें आपको लग रही है, जरूरत लग रही है डालने की, उनको आप ऐड कर रहे हैं।
तो सिर्फ बी ऑप्शन हमें यहाँ नेगेटिव लग रहा है और हमें 3 ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो ए, सी और डी, जहां पे भी बी है उसको हटा देंगे, बी हटा दिया, यहां से भी हटा दिया। ए और डी सिर्फ नहीं होंगे क्योंकि सी भी सही है कि बच्चों को इंक्लूड करें। तो ए, सी, डी इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन सही है, बाकी उतने सही नहीं।